नमस्कार बच्चों। हम लोग 4.4 प्रश्नावली कर रहे थे। कल से हम लोग निरंतर इसको पढ़ रहे हैं। 4.4 प्रश्नावली को करने से पहले हमने आपको बताया था कि त्रिभुज को समझना जरूरी है। त्रिभुज को हम लोग समझ रहे थे। एक क्लास इसकी हो चुकी, अब दूसरी क्लास है। देखिएगा, त्रिभुज को समझने के लिए मैंने बताया था कि त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से था। और पहला जो प्रकार था वो था हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। क्या था? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। पहला भाग कौन सा आया था? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज था। और दूसरा जो प्रकार है वो आएगा कोणों के आधार पर त्रिभुज। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और दूसरा है कोणों के आधार पर त्रिभुज। ठीक है। पहला भुजाओं के आधार पर त्रिभुज किया था। इसके हमने किए थे तीन प्रकार। कितने प्रकार किए थे? तीन प्रकार हमने किए थे। कौन कौन सा था? पहला प्रकार समबाहु त्रिभुज। क्या था? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या था? दूसरा था सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो प्रकार था वो था हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार कौन सा बताया था? विषम बाहु त्रिभुज। देखिएगा, थोड़ा सा एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रकार था समबाहु त्रिभुज। क्या था? वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं जो है वो एक समान हो, माप में बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज जो है वो कहा जाता है। दूसरा प्रकार क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं माप में समान हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं माप में समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था कल, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं माप में अलग अलग हो, या हम कहें कि कोई भी भुजा समान न हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये था हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। देख लिया होगा आपने। इसके बाद कोणों के आधार पर त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, चित्र में ध्यान से देखिएगा। जो कोणों के आधार पर त्रिभुज है वो कोणों के आधार पर त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार का होता है। ये भुजाओं के आधार पर था। अब हम लोग कोणों के आधार पर त्रिभुज कर रहे हैं ना। चलिए समझते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। देखिएगा, कोणों के आधार पर त्रिभुज लिखूं मैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज। आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज जो होता है वो देखिएगा तीन प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। ये देख लिया होगा आपने, तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला कौन सा है? समकोण त्रिभुज। सबसे पहला कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ना हमें, हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। देखिएगा, चित्र इस प्रकार से दिया हुआ है ना कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है। ये वाला कोण कितने डिग्री का बना दिया? 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है। इसकी जरूरी नहीं है कि ये कोण होता है ए बी सी, इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो इसमें सी कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो इधर बनाइए, यदि इसको इसी प्रकार से
है ना। तो ये भी 90 डिग्री का हो सकता है, बी सी और ए इसको नाम दे। तो ये कोण बी भी कितने डिग्री का हो सकता है, 90 डिग्री का। पर कोई एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एक कोण 90 डिग्री का, ये जरूरी है समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा, इरेज किया, इसको लिख लीजिएगा परिभाषा ध्यान से। कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है हमारा वो आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है न्यून कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज में हमें दे रखा है कि वह त्रिभुज जिसके कोण 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज जो है वो कहलाता है। यानी कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम के होंगे। त्रिभुज देखो, साठ डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है ना। तीनों मिलकर के 180 डिग्री का हो रहा है। ये त्रिभुज जो है वो क्या हो लगा, ए बी और सी। ये त्रिभुज ए बी और सी जो है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसमें सभी कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है ना। सभी कोण 90 डिग्री से कम है। कोई नाम दे सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है और इधर हमने ए बी सी दे दिया। कोई भी त्रिभुज हो 90 डिग्री से कम कोण होंगे तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़िएगा ध्यान से परिभाषा को। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो। यानी कि हमने एक त्रिभुज बनाया और उसका एक कोण जो है वो, माफी चाहूंगा, एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक कर दिया ना, ये दिया हुआ है देखो ध्यान से। ये जो त्रिभुज है इसमें ये 120 का हो सकता है, 130 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 95 का हो सकता है। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये था हमारा कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। कितने प्रकार, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण होता है, समकोण के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए उसमें एक, है ना, कोई भी कोण। दूसरा था हमारा न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज में क्या है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण नहीं, न्यून कोण त्रिभुज में क्या था, वह त्रिभुज जिसके कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा था हमारा अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये था हमारा कोणों का वर्गीकरण, हम लोग समझ चुके। इसके बाद थोड़ी सी और चीज समझिएगा इसको, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे इसके। इसको मैं रीच कर रहा हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, थोड़ी सी चीज और आती है अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में। अभ्यंतर और एक आती है बहिर्भाग के बारे में। बस ये चीज और समझ लो थोड़ा सा, तो अच्छे से आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएगा। बहिर्भाग कहते हैं बाहर के भाग को, बाहर का भाग, बाहर का भाग। अब वो चाहे तो आयत का हो, चाहे त्रिभुज का हो, किसी का हो, बाहर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, बहिर्भाग कहलाता है। और अभ्यंतर किसको कहते हैं, अंदर के भाग को कहते हैं। किसके भाग को, अंदर के भाग को। अंदर के भाग को क्या कहेंगे, अभ्यंतर या आंतरिक भाग कहेंगे। अब देखिए त्रिभुज हम लोगों ने बनाया, कोई भी त्रिभुज है, इसका ये जो भाग है सारा का सारा जो अंदर का भाग है उसको क्या कहेंगे, अभ्यंतर।
अभ्यंतर या अभ्यंतर कुछ भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभ्यंतर भाग है। और बहिर्भाग किसको कहेंगे? बाहर का जो भी भाग है उसको क्या कहेंगे? बहिर्भाग कहेंगे। चाहे किसी तरफ है तो बाहर का भाग क्या होता है? बहिर्भाग। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। अभ्यंतर के बारे में समझा, बहिर्भाग के बारे में समझा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, इसको भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा, अभ्यंतर क्या होता है और बहिर्भाग क्या होता है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा 4.4 का पहला क्वेश्चन, हम लोग उसको समझते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है पहले प्रश्न में। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है देखिएगा क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए या रफ चित्र बनाइए। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ए बी सी का रफ चित्र बनाइए। चलिए हम लोग बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी का रफ चित्र बनाया। कोई भी कहीं भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी और सी हमने यहाँ नाम दिया है, आप कहीं और यहाँ ए दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी की रचना करनी है, रफ चित्र बनाना है, कोई माप नहीं लिखना। और लिख दिया हम लोगों ने। अब आगे क्या कह रहा है इसको ध्यान से सुनिए। इसके अंदर या अभ्यंतर भाग में बिंदु P अंकित कीजिए। ये P बिंदु अभ्यंतर भाग है और इसमें बिंदु P खींचा या P बिंदु अंकित किया। अभ्यंतर भाग, इसके अंदर बिंदु P अंकित किया। अब क्या कह रहा है? बहिर्भाग में बिंदु Q, बहिर्भाग में एक बिंदु अंकित कीजिए और इसका नाम दीजिए Q। हमने दे दिया। कोई कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम है इसमें। अभ्यंतर भाग में P बिंदु और बहिर्भाग में Q बिंदु। अब ये पूछ रहा है कि ए बिंदु जो है, बिंदु ए इसके बाहर है या अंदर है? बिंदु ए कहाँ स्थित है? क्या बिंदु ए अंदर है? नहीं है। क्या बिंदु ए जो है वो बाहर है? तो नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? बिंदु ए न तो अभ्यंतर में स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है, और न ही बहिर्भाग में स्थित है। क्यों? देखिएगा, बिंदु Q की बात करें तो बहिर्भाग में स्थित है, हमें पता है कि बिंदु Q कहाँ स्थित है? बहिर्भाग में है। बिंदु P की बात करें तो बिंदु P इस त्रिभुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है, क्योंकि अंदर है। और अभी हमने किया था कि अंदर का भाग होता है उसको अभ्यंतर कहते हैं। तो बिंदु P जो है वो अंदर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? बिंदु P अभ्यंतर भाग में स्थित है। अब इसने पूछा है A का। अब चाहे A का पूछे, चाहे B का पूछे और चाहे C का पूछे, तीनों के तीनों बिंदु न तो बाहर है और न अंदर है। तो इसलिए हमने क्या लिखा? बिंदु ए न तो अभ्यंतर में है और न ही बहिर्भाग में स्थित है। यदि बी का पूछे तो भी हम यही लाइन लिखेंगे, और सी का पूछे तो भी यही लिखेंगे। पी बिंदु का लिखेंगे तो अंदर कहाँ है, और क्यू का पूछे तो बहिर्भाग में स्थित है, हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके और लिख लीजिएगा आप। उसके बाद हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।